बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीडियो नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़, इसको स्टार्ट करते हैं। हमने माइक्रोस्कोप वगैरह के बारे में पढ़ लिया था, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और जो हमारे पास होता है लाइट माइक्रोस्कोप, उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था। इंटरनल सर्फेसिस के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? फॉर इंटरनल सर्फेसिस हम ट्रांसमिशन इस्तेमाल करते हैं, और फॉर आउटर सर्फेसिस वी use the scanning electron microscope. So now we are going to study about the history of the formulation of cell theory. हम देखेंगे कि जो सेल की थ्योरी बनाई थी, सेल के बारे में जो थ्योरी बनी थी, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसकी क्या तारीख है। इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी की हिस्ट्री में एंशियंट ग्रीक्स, जो पुराने यूनानी थे ना, वर द फर्स्ट टू ऑर्गेनाइज द डाटा ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। उन्होंने ना जो हमारी कुदरती चीज़ें हैं, जो भी कुदरत में चीज़ें पाई जाती हैं, उनका जो डाटा था ना, उसको ऑर्गेनाइज करने वाले वो थे। ठीक है, उन्होंने, एक मिनट में लाइट थोड़ी इसको फोकस कर लूँ। अच्छा, उन्होंने ना जो हमारा डाटा था, नेचुरल जो कुदरती डाटा था, उसको ना एक तरतीब दे दी ताकि हम इसको फर्दर इसका इस्तेमाल कर सके। अब क्या था, अरिस्टोटल या अरस्तु, जो जिसके जिक्र हमने पहले भी किया था जब हम क्लासिफिकेशन बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर पढ़ रहे थे। अगर आपको वो भूला हुआ है तो वो भी आप देख लें कि उसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी टुवर्ड द हिस्ट्री ऑफ द क्लासिफिकेशन। अरिस्टोटल ने आइडिया दिया दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड, कि जितने भी जानवर या पौधे हैं अपने उनका एक दूसरे के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है। Later this idea gave rise to questions like there is a fundamental unit of structure shared by all organism। तो उसके बाद जब उसने कहा कि ना सारे जानवरों और पौधों का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है, तो लोगों के जहन में एक ख्याल आने लग गया। अब इसको आपने रिलेट करना है चैप्टर नंबर 2 के साथ, जो हमने पढ़ा था सॉल्विंग का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उन्होंने ये उनके जहन में ख्याल आया कि कोई ऐसा बुनियादी हिस्सा है जो हर एक जानदार में पाया जाता है। ऐसा बुनियादी चीज़ क्या, वो एक चीज़ है वो जो हर एक जानदार के अंदर पाई जाती है। जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी हैं, जितनी स्पीशीज़ भी हैं, उनमें कौन सी चीज़ है, कोई ऐसी एक चीज़ है जो सब में मुश्तरका हो, कोई ऐसी बेसिक चीज़ जो बुनियादी चीज़ हो जिससे मिलकर ये सब बने हों। बट बिफोर माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन से पहले वर फर्स्ट यूज्ड इन 17th सेंचुरी। 17वीं सदी से पहले माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करने से पहले, जब हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल नहीं करते थे, जब वो इन्वेंट ही नहीं हुआ था 17वीं सदी से पहले, तो तब क्या था, नो वन न्यू विद सर्टेनिटी दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म डू शेयर द फंडामेंटल यूनिट, कि जो जानदार हैं ना, जितने भी जिनमें ज़िंदगी है, जो जीने वाले जानदार हैं, उन सब में कोई ना कोई एक बुनियादी यूनिट है। यूनिट कहते हैं इकाई को। कोई एक ऐसा छोटा सा बुनियादी हिस्सा है जो हर एक जानदार के अंदर पाया जाता है, उसको हम सेल कहते हैं। ये 17वीं सदी से पहले किसी को नहीं पता था। अच्छा, सेल वर फर्स्ट डिस्क्राइब बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट, बरतानवी साइंसदान था रॉबर्ट हुक, इन 1665 में ही यूज्ड हिज सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप। उसने अपना लाइट माइक्रोस्कोप बनाया, यानी LM उसने बनाया, और टू एग्जामिन द थिन स्लाइक ऑफ कोर। स्लाइक कहते हैं टुकड़े को, एक पतले से ना कोर के टुकड़े को ना, लकड़ी के टुकड़े को ना लिया उसने, और उसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जो उसने खुद बनाया था। हुक ऑब्जर्व्ड अ हनीकॉम, उसने शायद की मक्खी का जैसे छत्ता होता है, इस तरह की कोई चीज़ देखी उस लकड़ी के उस टुकड़े में, ऑफ टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स, और उसके अंदर ना खाली हिस्से थे, उस एरिया के अंदर खाली हिस्से थे। अब इसका क्या मतलब है कि उसने एक लकड़ी का इस तरह का पीस देखा, जब उसने उसको बड़ा मैग्नीफाई और उसकी बड़ा करके इनलार्ज करके देखा, तो उसने देखा कि ये लकड़ी जो है ना, इसके अंदर छोटे छोटे गोले हैं, और गोले अंदर से खाली हैं। कंपार्टमेंट मतलब अलग-अलग एक हिस्से हैं, ये जो अलग-अलग हिस्से बन गए, लकड़ी पूरी की पूरी इस तरह के हिस्सों से मिलके बनी है, और इनके अंदर खाली जगह है। ही कॉल्ड द कंपार्टमेंट्स इन द कोर एज सेलुलाई। उसने ना इस एक जो ये गोलू सा है ना, इसको सेलुलाई का नाम दे दिया। हिज टर्म हैज़ कम टू अस एज सेल, और उसकी यही जो उसने सेलुलर थी ना, अब वो रिड्यूस होकर सेल है, और हम इसको सेल्स या सेल कहते हैं, या इसकी प्लूरल फॉर्म में इसको सेल्स बोलेंगे। द फर्स्ट
लिविंग सेल वर ऑब्जर्व्ड a few years later by Dutch naturalist, जो हमारे पास कुदरत पसंद नेचुरलिस्ट कहते हैं कुदरत पसंद को, डच बोलने वाला एक कुदरत पसंद करता था, एंटोनी वान ल्यूवेनहुक था एक साइंटिस्ट। उसने क्या किया, उसने ऑब्जर्व किया टाइनी ऑर्गेनिजम्स को, छोटे छोटे जानदारों को, फ्रॉम द पाउंड वाटर। उसने तालाब या आप समझ ले जहाँ पे पानी फ्रेश वाटर खड़ा होता है वहाँ से थोड़ा सा पानी लिया और उसको एक स्लाइड पे रखा और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और छोटे छोटे उसको ना जानदार नज़र आए, छोटे छोटे, ठीक है, प्रोटिस्ट होंगे बेसिकली ना, आपने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा है, उसमें अमीबा यूग्लिना ये चीज़ें हैं, ठीक है, और आपने वोल्वोक्स पढ़ा था, वोल्वोक्स, ठीक है। तो वो उसने उस तरह के कुछ छोटे जानदार जो हैं ऑब्जर्व किए और उसने उनको एनिमल क्यूल्स का नाम दे दिया। ये हर एक साइंटिस्ट ने क्या क्या किया था उसको आपने याद रखना, ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट ईयर में भी आपके पास आएगा जब आप एफएससी में जाएंगे। अब क्या कहता है, रॉबर्ट हुक वाज अ केमिस्ट। रॉबर्ट हुक जो था वो एक केमिस्ट था, केमिस्ट्री का इल्म उसके पास था, मैथमेटिशियन था, मैथ का भी उसके पास नॉलेज था, एंड फिजिस्ट, और फिज़िक्स का नॉलेज भी उसके पास था। और एक होता है फिजिशियन, उसको हम डॉक्टर कहते हैं, पीछे आ चुका है चैप्टर नंबर 1 में। आप जब कैरियर्स की बात हो रही थी ना, कैरियर्स की, या हम मलेरिया के बारे में पढ़ रहे थे तो उधर फिजिशियंस का नाम आया था कि फ़लाँ फ़लाँ फिजिशियन थे। वो भी आप पूरी बुक को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको जो है कभी कोई चीज़ नहीं भूलेगी। हिज रिमार्केबल इंजीनियरिंग एबिलिटीज़, उसने उसके पास इतनी अच्छी इंजीनियर मतलब चीज़ें बनाने की, कुछ चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करने की इतनी अच्छी एबिलिटी थी, इतनी अच्छी सलाहियत थी। अनेबल हिम टू इन्वेंट, कि उसने चीज़ों को इन्वेंट किया और उनको बेहतर बनाया, जैसे कि मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, जैसे कि टाइम पीसेस हैं, यानी घड़ियाँ वगैरह, स्टॉप वॉचेस हो गई, ठीक है, क्वाड्रेंट्स जो हैं, या जॉर्जियन टेलीस्कोप जो है, दूरबीनें जो होती हैं जिनसे हम चीज़ें दिखते हैं दूर की। अच्छा, हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट द सेक्शन ऑफ कोर्स आल्सो इलस्ट्रेटेड हेयर, और ये उसका जो पीस है जो उसने देखा था ना माइक्रोस्कोप के अंदर, लाइट माइक्रोस्कोप जो उसने बनाई थी, वो भी इधर दिया गया। ये सारी बात चल रही है रॉबर्ट हुक के बारे में, ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फॉर एन अदर सेंचुरी एंड हाफ, ऑलमोस्ट 150 ईयर्स तक, उसके बाद ना 150 सालों तक कुछ भी नहीं हुआ। इन जनरल इम्पोर्टेंस ऑफ सेल वाज नॉट अप्रिशिएटेड बाय बायोलॉजिस्ट ने उसकी सेल के अहमियत पे, सेल अहम है या नहीं, उसके ऊपर कोई भी बहस ना की, उसके बारे में कोई भी बात ना हुई। उसके बाद 1809 में डायरेक्टली जीन बास्केट डी लमार्क ने प्रपोज किया, तजवीज़ दी, nobody can have life if its parts are not cellular tissues or not formed from cellular tissue। इसका क्या मतलब हुआ, उसने ये बात तजवीज़ की कि कोई भी जानदार उस वक्त तक ज़िंदा नहीं हो सकता या उस वक्त तक वो उसके अंदर जीने की सलाहियत नहीं है जब तक कि उसके जो जिस्म के हिस्से जिससे वो बना है वो सेलुलर टिश्यू से ना बने हों या सेल से ना बने हों। ठीक हो गया, एक ही बात है, सेल क्योंकि सेलुलर टिश्यू से बने होते हैं, तो उसने कह दिया अगर वो सेल से ना बने हो या सेलुलर टिश्यू से ना मिलके बने हो। 1831 यानी 1831 फिर एक बरतानवी बोटनिस्ट का आपको पता, जो बोटनी के बारे में, जो पौधों के बारे में रिसर्च करता है, रॉबर्ट ब्राउन उसका नाम था। जीन बास्केट डी लमार्क के बाद रॉबर्ट ब्राउन आया 1831 में। उसने क्या किया, डिस्कवर कर दी सेल के अंदर न्यूक्लियस, कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1838 में 1838 में जर्मन बोटनिस्ट, एक और हमारे पास बोटनिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, जिनका नाम एम शेल्डन था या मैथियस शेल्डन था। उन्होंने स्टडी किया प्लांट टिश्यू को एंड मेड द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी की ना बुनियाद रख दी, उसकी पहली स्टेटमेंट उन्होंने दे दी, ठीक है, कि सेल थ्योरी के बारे में उन्होंने पहली दफ़ा हमें बताया। ही स्टेटेड, उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या स्टेट किया या क्या अपनी थ्योरी के जो अहम पॉइंट था वो क्या था, दैट ऑल, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेल थ्योरी जो मैथियस शेल्डन्स ने दी थी, वो ये थी कि दैट ऑल प्लांट्स, सारे के सारे पौधे, और एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल, एग्रीगेट कहते हैं मजमूआ है, ऑफ इंडिविजुअल सेल विच आर फुली इंडिपेंडेंट। चैप्टर नंबर 1 में जब हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि सेल आर इंडिपेंडेंट यूनिट, हर एक सेल अपना काम कर सकता है, फिर वो आपस में मिल जाते हैं। इसने भी यही कहा कि जब तमाम जो पौधे हैं
जितने भी पौधे हैं दुनिया में, अभी वो क्योंकि बॉटनिस्ट था तो उसने सिर्फ पौधों की बात की, वो सब के सब मिल के बने हैं। जो पौधे हैं वो मिल के बने हैं। किससे मिल के बने हैं? सेल से मिल के बने हैं, जो अपना काम खुद कर सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड किए बगैर, किसी के ऊपर इन्हिसार किए बगैर हर एक सेल अपना काम कर सकता है। इसीलिए तो इसको बुनियादी यूनिट कहते हैं कि छोटे से छोटा हिस्सा जिस्म का जो अपना काम खुद कर सकता है, जिसमें ज़िंदगी है, वो क्या है? वही तो सेल है। एक कंप्लीट हिस्सा वही तो सेल है। 1 ईयर लेटर, 1 साल के बाद 1839 में जर्मन जोलॉजिस्ट, एक जर्मनी के थे जो माहिर जानवर थे, जो जानवरों के बारे में इल्म रखते थे, जिनको हम थियोडर शवान के नाम से जानते हैं। उन्होंने रिपोर्टेड दैट ऑल टिश्यूज़ आर ऑल्सो कंपोज ऑफ इंडिविजुअल सेल, कि जानवर भी जो है ना वो सब के सेल से मिलके बने हैं। दस शेल्डन एंड श्वान प्रपोज द सेल थ्योरी इनिशियल फॉर्म, तो उन्होंने बुनियादी सेल थ्योरी की ना हमें बुनियाद बता दी। उसके बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चू ने क्या किया? वो जर्मन के फिजिशियन थे। अब यहाँ पे फिजिशियन की बात हो रही है, ठीक है? तो ये फिजिशियन जो है फिजिक्स से डिफरेंट होता है, इसका मतलब होता है डॉक्टर, ठीक है? फिजिशियन थे। प्रपोज एन इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी, उन्होंने एक ना सेल थ्योरी के बारे में ना एक्सटेंशन मतलब उसको थोड़ा सा इनलार्ज कर दिया, बड़ा कर दिया, सेल की थ्योरी को मज़ीद बेहतर बनाया उन्होंने। ही प्रपोज्ड, उन्होंने क्या तजवीज़ दिया? जो रिडोल्फ विर्चू साहब थे, उन्होंने क्या किया? दैट लिविंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जितने भी जानदार से एक सेल है ना, उसका कोई अब्बू होगा पीछे से जिससे वो ज़िंदा है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको बर्थ दी है, उन्होंने आपको प्रोड्यूस किया है, ठीक है? तो इसी तरह सेल जो हैं वो भी प्रीवियस सेल जो हैं वो मिल के बना रहे होते हैं, ठीक हो गया? उसने इस टर्म को कहा ओमिनस सेलुला ई सेलुला, कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल आए हैं, जो पहले से दुनिया में मौजूद थे सेल, उनसे नए सेल निकले हैं, ठीक हो गया? जैसे आपके वालिदैन दुनिया में पहले थे, उन्होंने आपको जन्म दिया। 1862 में क्या हुआ? लुईस पास्चर जो थे प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, उन्होंने इस बात का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया, ठीक हो गया? उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि सेलुला ई सेलुला जो है वो बात सच्ची है, कि जो सेल है ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकलते हैं। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक फ्लास्क के अंदर कुछ चीज़ें रख दी और उसको ऊपर से ढक दिया। उसके अंदर हवा नहीं गई तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह इस पानी में था वो नहीं बना, तो ये जो था ना क्लियर पड़ा रहा पानी। लेकिन जब उन्होंने उसके ऊपर से रुडोल्फ विर्चू ने लुईस पास्चर ने इस चीज़ को ऊपर से हटाया, इस लिड को, तो अंदर हवा चली गई, और जब हवा गई तो ये जो जगह है ये क्लाउडी होना स्टार्ट हो गई, मतलब धुंधला धुंधला ये पानी होना स्टार्ट हो गया। इससे साबित हो गया कि जो पहले वाले सेल थे पहले वो मर गए, लेकिन अब जो है वो धुंधले हो रहे हैं। तो इससे भी उन्होंने एक इस तरह का एक्सपेरिमेंट कुछ किया था। नहीं भी उन्होंने कुछ और भी एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए। उनके नाम पे हम पास्चराइजेशन को आज तक याद रखते हैं। जो दूध हम उबालते हैं, नहीं तो दूध ख़राब हो जाएगा, और वाइन वगैरह इस तरह के लिकर वगैरह उनको भी गर्म किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो जाए, रेंसिड ना हो जाए। रेंसिड जैसे बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अगर हम उबालेंगे तो थोड़ी देर के लिए उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। सेल थ्योरी इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट, वो क्यों प्रिजर्व कर सकते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जो बैक्टीरिया वगैरह उसको गंदा कर रहे थे, वो मर जाते हैं, तो इसलिए कुछ देर तक उसको हम स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, तो ये क्या था? सेल थ्योरी इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल नॉलेज इन बायोलॉजी। जो सेल की थ्योरी है ना वो बुनियाद है बायोलॉजी की, बेसिकली ना वो ये कहना चाह रहा है कि मोस्ट फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी इल्म है बायोलॉजी में। इट हैज़ वाइड रेंजिंग इफेक्ट इन ऑल फील्ड ऑफ रिसर्च। जितनी भी बायोलॉजी की फील्ड्स हैं ना जो आगे पढ़ेंगे, बॉटनी, जोलॉजी, सारी चीज़ें सेल से मिलकर बनी है। तो सेल जो है वो बेसिक पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है। आफ्टर द इनिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ सेल थ्योरी, शुरू में जो सेल थ्योरी थी, जो शेल्डन और श्वान ने दी थी, प्रेजेंट की थी, बताई थी, मैनी डिटेल्स ऑफ द सेल वर स्टडीड एंड द सेल थ्योरी वाज एक्सटेंडेड। उसके बाद क्या हुआ? बहुत सी रिसर्चेस की, माइक्रोस्कोप के अंदर मज़ीद सेल को देखा, उसके स्ट्रक्चर को देखा, उसकी शेप को देखा कि ये कैसे है। तो उसके बाद हमने सेल थ्योरी को मज़ीद जो है ना मॉडिफाई कर दिया, बेहतर बना दिया। सेल थ्योरी
इन इट्स मॉडर्न फॉर्म, जो आजकल हम सेल थ्योरी लेते हैं उसके 3 प्रिंसिपल हैं, फॉलोइंग प्रिंसिपल। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन, कि वो कहते हैं सेल थ्योरी के प्रिंसिपल बताएं, जो सेल थ्योरी है उसके कितने प्रिंसिपल हैं और वो क्या क्या हैं। तो पहली बात 3 प्रिंसिपल हैं और वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल, जितने भी जानदार हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, वो एक सेल से मिलके बना होता है, ठीक है, या हमारे पास किसी और जैसे अमीबा हो गया, वो एक सेल है। इसी तरह जो सेल कुछ जानदार होते हैं वो ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं, जैसे हम हैं, हम मल्टी सेल से मिलके बने हैं, जैसे फंजाई है, एलजी हो गई, ठीक है, या कुछ और चीज़ें, कुछ और जानदार हैं जैसे कि प्लांट्स हो गए, वो भी एक से ज़्यादा मल्टी सेलुलर हैं वो, ठीक हो गया। सेल आर स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, छोटी से छोटी जो जानदार जीने वाले हैं ना वो सेल ही हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट अगर एमसीक्यूज आ जाता है ना, व्हाट इज़ यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 1 का ये एमसीक्यूज है, तो आपने कहना वो सेल है, ठीक है। ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी जानदार हैं ना, जो उनका यूनिट है, जो उनकी इकाई है, जो उनकी बुनियाद है, वो सेल है, ठीक है। सेल से ही सारी चीज़ें मिलकर बनी हैं। सेल आर अराइज ओनली बाय डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल, ये वही बात होगी ओमिनिस सेलुला ई सेलुला वाली, ठीक है। ये बात उसने दी थी क्या कहते हैं जीन बास्पेट डी लमार्क ने, ठीक हो गया। और इसके बाद स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हैं, ये बात हमने इस चीज़ को थोड़ा और मॉडर्नाइज कर दिया, इस पॉइंट नंबर 2 को। ये शेल्डन भैया हैं, ये थियोडर शवान है और ये विर्चू साहब हैं, ठीक हो गया। ये 3 जर्मनी के हैं, ठीक है, बायोलॉजिस्ट हैं। जो मेडिसन है ना आजकल, मेडिसन वो भी जर्मनी की बहुत ज़्यादा फेमस है। जो डॉक्टर होते हैं जर्मनी के वो वेल रिसर्च और अच्छे डॉक्टर होते हैं। उसके बाद वो बात करता है सब सेलुलर, जो सेल से छोटी चीज़ें हैं, या ए सेलुलर जो चीज़ें सेल नहीं हैं, वो वाले जो पार्टिकल्स हैं, या आप कहें तिनके तुनके, ठीक है, पार्टिकल ज़र्रे। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के पहले प्रिंसिपल के मुताबिक, जो कि क्या कहता है कि सारे जो जानदार हैं ना वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। अच्छा, ये वही बात होगी जो मैंने अभी बताई है, जो इसका प्रिंसिपल नंबर 1 है सेल की थ्योरी का। वायरस पायरोन्स एंड वायरोइड्स आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल, ये एक सेल से मिलके नहीं बने, इसीलिए हम इनको ए सेलुलर कहते हैं, इसीलिए इनका कोई किंगडम नहीं है। स्टेटस ऑफ वायरसेस में ये हमने बात पढ़ी थी बायोडाइवर्सिटी में। अच्छा, रेदर दे आर सब सेलुलर, वो सेल से छोटे हैं, यानी सब सेलुलर जैसे सब इंस्पेक्टर होता है, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ जब सब होती है ना और उसके साथ कोई चीज़ लगा देते हैं, सब असिस्टेंट आप कह सकते हैं, जो असिस्टेंट से भी छोटा होगा। सब प्रोफेसर, जो प्रोफेसर से छोटा होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर को सब प्रोफेसर भी आप कह सकते हैं। और ए सेलुलर, या जो सेल जो है ही नहीं, जो सेल जिनके अंदर है ही नहीं, ए का मतलब नहीं है, सेलुलर जिनके अंदर सेल नहीं है। दे डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म इनसाइड देम, उनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, ठीक है, कोई भी केमिकल चीज़ें नहीं हो रही, कोई भी चीज़ें नहीं बन रही, या केमिकल नहीं बन रहा है, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ठीक हो गया, या उनके अंदर कोई भी कैटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, एनाबॉलिज्म नहीं हो रहा। ये मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स होती हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा आगे। अगर हम बड़ी एक चीज़ को काटें, कट से निकला है तो चीज़ों को तोड़ना, कुछ हमारे सेल जो होते हैं ना, कुछ प्रोटीन्स को तोड़ देते हैं एनर्जी के लिए, या इस तरह का डिग्रेडेशन का प्रोसेस हो रहा होता है लाइसोसोम्स के अंदर, ठीक है। और इसी तरह हम प्रोटीन बना भी रहे होते हैं ड्यूरिंग जब हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन इज़ अ प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे डीएनए, जब डीएनए से हम प्रोटीन बनाते हैं, तो मेटाबॉलिज्म इस तरह का जो होते हैं ना वायरसेस, उनके अंदर नहीं हो रहा होता, जिसके अंदर प्रोटीन बनाना है या प्रोटीन को तोड़ना, इस तरह की चीज़ें। दे शो सम करेक्टरिस्टिक, वो कुछ खसूसियात तो शो करते हैं, जैसे कि ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार जो जीने वाले जानदार हैं, लेकिन उनको फिर भी हम लिविंग नहीं कहते। जो वायरसेस हैं, दे कैन इंक्रीज इन नंबर, वो अपना नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी तादाद इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड कैन ट्रांसमिट देयर करेक्टरिस्टिक्स टू नेक्स्ट जनरेशन, और जो इनके अगले वो पैदा करेंगे ना अपने बच्चे, ठीक है, वैसे जानदार नहीं है लेकिन अपने बच्चे तभी पैदा करेंगे जब होस्ट में जाएंगे। इसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिया हुआ है। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था, वी नो that such acellular particle are not classified in any of the 5 kingdom, और इस तरह के जो पार्टिकल्स हैं ना वो किसी भी किंगडम में इंक्लूडेड नहीं है।
जो क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ी बहुत ही उनमें करैक्टरिस्टिक्स हैं जानदारों की, लेकिन फिर भी हम उनको नहीं कंसीडर करते क्योंकि वो एक सेल का स्ट्रक्चर जो टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर है ना वैसे वो नहीं है, उनके अंदर सेल वाल इस तरह की चीज़ें, तो इसीलिए हम उन्हें सेल कंसीडर नहीं करते, और सेल कंसीडर नहीं करते तो हम किसी भी किंगडम में उनको नहीं रखते। आगे ये टेबल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें समरी आ जाएगी सारी चीज़ों की। सबसे पहले ज़ेचेरियस जेनसन था, उसने माइक्रोस्कोप इन्वेंट कर दिया 1595 में। फिर रॉबर्ट हुक भाई साहब आए, उन्होंने सेल को डिस्कवर कर दिया कि हनीकॉम सेलुलाई का नेम दे दिया 1665 में। फिर एंटोनियो वान लियो वोन हुक आए, उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया पाउंड फ्रेश पाउंड में, ठीक है, और बताया, उनका नाम एनिमल क्यूल्स रख दिया। उसके बाद जीन बास्पेट लमार्क भैया आए, उन्होंने इम्पोर्टेंट ऑफ टिश्यू बताया कि सारे जो जानदार हैं वो टिश्यू या यानी सेलुलर टिश्यू या सेल से मिल के बने हैं 1809 में। फिर रॉबर्ट ब्राउन साहब आ गए, उन्होंने न्यूक्लियस ईजाद कर दी। ये सारे MCQs हैं। फिर शेल्डन भैया आ गए, उन्होंने प्लांट टिश्यू के बारे में हमें बताया कि प्लांट टिश्यू जो हैं एग्रीगेट्स हैं सेल का, कि सेल का मजमुआ बनता है, मतलब सेल आपस में मिलते हैं तो जाके जो प्लांट है उसका टिश्यू बनता है, और फिर टिश्यू मिलते हैं तो पूरा प्लांट बन जाता है। फिर भाई ये बोटनिस्ट थे और ये फिर जोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया कि एनिमल जो टिश्यू हैं वो भी सेल्स के एग्रीगेट हैं या सेल से मिलके बने हैं। उसके बाद रोडोल्फ विर्चू भाई आ गए, उन्होंने सेलुला के बारे में बताया कि जो भी नए सेल हैं वो पुराने सेलों से निकले हैं। फिर लुईस पास्चर आ गए, उन्होंने प्रूव कर दिया विर्चू के आइडिया को। डन हो गया। ओके जी, सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द सेलुलर स्ट्रक्चर, और हम ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। पहले सेल के स्ट्रक्चर जैसे सेल वाल वगैरह ना, ये ऑर्गेनेलीज नहीं है, और जो बाकी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका हो आप ज़रूर पूछें। ओके।